हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देखकर रिवाइज किया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो आज हम कहाँ देखने वाले हैं, लास्ट हमने देखा था ज्वेटर आयनिक फॉर्म तक हमने देखा था। तो आज हमें देखना है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आज हमें ये दो टॉपिक हमें कवर करने हैं। ये तो हमारा थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है तो हम उसे जल्दी से कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें कंटिन्यू करना है लिपिड से। कहाँ से? हमने अमाइनो एसिड्स तक देख लिया था, तो आज हमें देखना है लिपिड से। तो जो लिपिड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो हम लिखें लिपिड्स आर जनरली लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। वो जो लिपिड्स होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। जो फैट होता है वो टूटता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड बनता है। क्या बनता है? फैटी एसिड। तो जो लिपिड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वो सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं। फैटी एसिड हम किसे कहते हैं? तो हम लिखें अ फैटी एसिड कार्बोक्साइल ग्रुप attached to an R group। R ग्रुप हमने देखा था वो कार्बन की चेन हो सकती है। अ फैटी एसिड कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फैटी एसिड में हमें देखना है, जैसे पाल्मेटिक एसिड NCERT में दिया हुआ है, तो हम लिखें फैटी एसिड CH3 CH2 14 COOH। तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच टू एन R ग्रुप, तो ये हो गया कार्बोक्साइल ग्रुप। यहाँ देख सकते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। ये R ग्रुप, उसका मतलब होता है कार्बन की लंबी चेन। ये 14 कार्बन और ये 1 कार्बन, तो 15 कार्बन हुए। अगर हम कार्बोक्साइल ग्रुप का भी कार्बन इंक्लूड करें तो 16 कार्बन हुए। तो R ग्रुप आ गया इसके अंदर और कार्बोक्साइल ग्रुप भी आ गया, तो हम उसे कह सकते हैं फैटी एसिड। जो हमने यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 14 COOH, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड क्या कहते हैं? पाल्मेटिक एसिड। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो R ग्रुप होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम लिखें R ग्रुप मेथाइल हो सकता है। R ग्रुप मेथाइल हो सकता है, जिसे हम लिखते हैं CH3। इथाइल भी हो सकता है, इथाइल जिसे हम लिखते हैं C2H5। और हाइयर नंबर भी हो सकते हैं कार्बन के ग्रुप के, तो हम लिखें हाइयर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप के हायर नंबर भी, इसका मतलब होता है बहुत सारे CH2 ग्रुप भी हो सकते हैं। कितने तक? 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक हो सकते हैं। कितने? 19 कार्बन तक हो सकते हैं। 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक R ग्रुप हो सकता है। जैसे मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो पाल्मेटिक एसिड, उसके अंदर क्या है? तो नेक्स्ट पेज पे लिखे हम पाल्मेटिक एसिड्स। एग्जाम्पल, palmitic acids has 16 carbons
पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल ग्रुप, इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल ग्रुप। हमने यहाँ पे काउंट किया था, ये 14 कार्बन, ये एक 15वां और 16 कार्बन कब होते हैं? जब हमने कार्बोक्साइल ग्रुप का कार्बन हमने काउंट किया था, तब 16 कार्बन होते हैं। तो हमें यहाँ पे यही लिखा है, पाल्मिटिक एसिड्स है 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल ग्रुप। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे एराकिडोनिक एसिड has 20 carbon atoms, 20 carbon atoms including the carboxyl carbon, including the carboxyl carbon। जब हम एरोकिनोनिक एसिड बनाते हैं तो उसके अंदर 20 कार्बन के एटम होते हैं, 20 कार्बन के एटम होते हैं। तो हमने 20 कार्बन के अंदर हमने एक कार्बोक्साइल ग्रुप का कार्बन भी हमने काउंट किया है। उसके बाद हम लिखते हैं जो फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो हम लिखें फैटी एसिड फैट्स होता है ना, वो ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनते हैं? फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? विदाउट डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो हम लिखें विदाउट डबल बॉन्ड। उसके बाद हमें लिखना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड with one or more कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट बॉन्ड्स। फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड एब्सेंट है, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। आई होप आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीनिंग समझ में आया होगा। तो उसके बाद हमें लिखना है कि जो सिंपल लिपिड होता है जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, तो हम बनाएं यहाँ पे ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH। ये हमने क्या बनाया? ये हमें बनाया ग्लिसरॉल। इसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपल लिपिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल लिपिड्स। क्या कह सकते हैं? सिंपल लिपिड्स। या हम क्या कह सकते हैं कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यहाँ पे OH ग्रुप 3 बार है तो हम लिखें ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है तो हम लिख सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो मैनी लिपिड्स होते हैं, बहुत सारे लिपिड्स, उसके अंदर ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे R के साथ क्या प्रेजेंट हो? कार्बोक्साइल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड OH। ये हमने क्या बना दिया? फैटी एसिड। क्या बनाया हमने? फैटी एसिड। ये हमने फैटी एसिड बना दिया और ये हमने बना दिया ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल बन गया, ये फैटी एसिड बन गया। उसके बाद हमें लिखना है मैनी लिपिड्स हैव, बहुत सारे लिपिड होते हैं, उसके अंदर फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है और ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है। तो हम लिखें मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड।
बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं उसके अंदर ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। जो फैटी एसिड होता है वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफाइड होता है। तो हम लिखें फैटी एसिड्स आर हमने यहाँ पे लिखा कि बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों पाया जाता है। तो जो फैटी एसिड होता है वो है ना ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफाइड होता है। कैसा होता है एस्टरिफाइड? तो हम लिखें फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड with glycerol। तो जो फैटी एसिड होता है वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफाइड होता है तो क्या बनता है? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। तो हम लिखें दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स and triglycerides। जो एस्टरिफाइड होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। तो हम यहाँ पे लिखें, जैसे हमने यहाँ पे लिया ग्लिसरॉल का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमने बनाया है ग्लिसरॉल और ये हमने बनाया है फैटी एसिड। यहाँ पे हमने ले लिया एक ग्लिसरॉल, उसके बाद हमें लेना है फैटी एसिड। क्या लेना है? फैटी एसिड। हमने यहाँ पे ग्लिसरॉल लिया और फैटी एसिड लिया तो हमने क्या बनाया? मोनोग्लिसराइड। क्या बनाया? मोनोग्लिसराइड। उसके बाद हमें क्या लेना है? फिर से हमने लिया ग्लिसरॉल और उसके बाद हमने फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। तो क्या बना? डाइग्लिसराइड। क्या बना? डाइग्लिसराइड। उसके बाद हमने लिया ग्लिसरॉल और हमने 3 मॉलिक्यूल लिए फैटी एसिड के तो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड। और फिर यहाँ पे हमने फैटी एसिड का 1 मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ 1 पानी का वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे हमने 2 फैटी एसिड लिए तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के। और यहाँ पे हमने 3 फैटी एसिड लिए तो यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अभी हम उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड का। तो यहाँ पे हम लिखें, जैसे हमने ये लिया ग्लिसरॉल, CH2OH CH2OH ये हमने ले लिया ग्लिसरॉल। उसके बाद हमें लेना है फैटी एसिड RC≡OH। ये क्या हो गया? फैटी एसिड। ये क्या है? ग्लिसरॉल। ये हमने ले लिया ग्लिसरॉल, ये हमने ले लिया फैटी एसिड। उसके बाद हमें मोनोग्लिसराइड बनाना है तो यहाँ पे हमने जो पहला वाला कार्बन है यहाँ से H और ये फैटी एसिड का OH, इन दोनों से हमें वाटर मॉलिक्यूल बनाना है। यहाँ फैटी एसिड का 1 ही मॉलिक्यूल है तो वाटर भी 1 ही बनेगा। तो हम लिखें जैसे CH2OH हमने एज इट इज़ इतना पार्ट लिख लिया, यहाँ हमने OH नहीं लिखा है। आपको समझ आया होगा। तो हमने ये लिख लिया और यहाँ से हमने क्या करना है? यहाँ पे O अभी बाकी है तो हम यहाँ पे O लिख लेते हैं हम। और यहाँ से हमें क्या लिखना है? ये OH तो चला गया तो अभी क्या यहाँ हमारे पास है C≡O और R। तो हम लिखें C≡OR। उसके बाद हमें क्या लिखना है? H2O। इसे क्या कहते हैं? वाटर। तो ये बना, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे मोनोग्लिसराइड। क्या कहेंगे? मोनोग्लिसराइड। अब हमें डाइग्लिसराइड बना ले। यहाँ पे हमने ले लिया ग्लिसरॉल, ये हमने ले लिया ग्लिसरॉल
CH2OH, CHOH, CH2OH। ये हमने क्या ले लिया, ग्लिसरॉल। उसके बाद हमें फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2, क्योंकि हमें क्या बनाना है, डाइग्लिसराइड। तो हमने ले लिए फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, RC+OH। ये हम इसे क्या कहते हैं, फैटी एसिड। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, CH2 लिख लें हम सबसे पहले। ये CH2 हमने लिख लिया। उसके बाद हमें CH लिख लेना है, उसके बाद CH2OH। अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा। यहाँ OH के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि हमने फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इसीलिए यहाँ भी 2 OH बनेंगे। एक OH इस H के साथ बाइंड होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, और यहाँ वाला दूसरा H है वो दूसरे OH के साथ दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। इसी तरह 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे O बचा है, तो हम लिख लें यहाँ पे O। उसके बाद यहाँ क्या बचा है, RC+O। ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि हमने पूरा फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो हम बना लें, यहाँ भी O प्रेजेंट है। अब H और OH निकल जाएंगे और वाटर बनेगा, तो हम यहाँ पे C+O और R आ जाएंगे। यहाँ पे भी C+O और R आ जाएंगे। वो कहाँ से आएंगे, फैटी एसिड से आएंगे। हम उसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डाइग्लिसराइड। क्या कहते हैं, डाइग्लिसराइड। और उसके साथ क्या बनेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इसलिए हम ऊपर लिखते हैं 2H2O। 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ से हम ऐसे बना लेते हैं, ये आगे ही आएगा बट स्पेस नहीं है, इसीलिए हमने थोड़ा ऊपर लिखा है। आई होप आपको डाइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हमें बनाना है ट्राइग्लिसराइड्स। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल ले लिया हमने, ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH। ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल। अब हमें क्या लेना है, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल। तो 3RC+OOH। ये हमने फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल ले लिए। अब हमें क्या करना है, ये तीनों से HH जाएंगे, तो हमें यहाँ पे लिख लें CH2, CH, CH2। यहाँ पे O बाकी है, यहाँ पे भी O, और यहाँ पे O अभी है। H H H चले जाएंगे, ये OH OH 3 बार बनेंगे, क्योंकि फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल हैं। अब उसके साथ C+O R बचेगा, यहाँ पे C+O R बचेगा, और यहाँ पे भी C+O R बचेगा, जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। उसके बाद क्या बनेगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल। आई होप आपको दिखाई देता होगा 3 वाटर के मॉलिक्यूल। तो हमने ऐसे ही यहाँ पे हमने बनाया मोनोग्लिसराइड, यहाँ पे हमने बनाया डाइग्लिसराइड, और यहाँ पे हमने बनाया ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड का 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफाइड होकर बनता है। डाइग्लिसराइड बनाना हो तो फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल चाहिए विथ ग्लिसरॉल, और ट्राइग्लिसराइड हमें बनाना हो तो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल चाहिए विथ ग्लिसरॉल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना है, these are also called fats and oils based on melting points. मेल्टिंग पॉइंट्स के आधार पे हम उसे फैट्स और ऑयल कह सकते हैं। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे एग्जांपल लिखें हम, जिंजरी ऑयल, और इसके बाद लिखना है एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स।
जैसे हम लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे हम उन्हें फैट्स भी कह सकते हैं और ऑयल्स भी कह सकते हैं। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, जैसे एग्जांपल जिंजली ऑयल, वो विंटर में भी ऑयल के फॉर्म में ही रहता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो हम जब विंटर में देखते हैं तो विंटर में भी वो ऑयल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमें लिखना है some lipids have phosphorus, some lipids have phosphorus, some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compounds in them। बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं, सम लिपिड्स हैव, बहुत सारे लिपिड्स के पास क्या होता है, फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे लिपिड्स के पास फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फॉस्फोलिपिड, उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखें, These are phospholipids, उसे हम क्या कहते हैं, phospholipids फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। हमने देखा था फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, इन सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है लेसिथिन, जिसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाँ, लेसिथिन का। उसके बाद हमें लिखना है कि सम टिश्यू स्पेशली न्यूट्रल टिश्यू, सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू, सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू have lipids with more complex structure, structures। बहुत सारे टिश्यू होते हैं, स्पेशली न्यूरल टिश्यू जो माइंड में प्रेजेंट होते हैं, माइंड में न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स, उसके पास लिपिड होता है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैनी कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम लिखें लिविंग ऑर्गेनिज्म मैनी कार्बन कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें नाइट्रोजन बेसिस, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन। ये क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा लिविंग ऑर्गेनिज्म मैनी कार्बन कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिखा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो शुगर के साथ अटैच होते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो हम लिखें when found attached to a sugar शुगर के साथ अटैच होते हैं तो दे आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसके बाद हमें लिखना है न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल लिख लें। जैसे न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। उसके साथ क्या हम अटैच करना है, उसके साथ हमें शुगर अटैच करना है। नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर तो जो बनता है हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो उसके बाद हमें लिखना है एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थायमिडीन, यूरिडीन, एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन किसके साथ अटैच करना है, शुगर के साथ। नाइट्रोजन बेसिस शुगर के साथ अटैच होते हैं तो जो बनता है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। जैसे एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थायामिडिन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमें लिखना है, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन बेसिस और शुगर ऐड किया तो जो बना उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। क्या करना है, नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फरस, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर हमें फॉस्फरस ऐड करना है। तो हम फॉस्फरस ऐड करेंगे तो जो बनेगा हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो हम लिखें इफ अ फॉस्फेट ग्रुप is also found esterified to the sugar, they are called nucleotides। फॉस्फेट ग्रुप फाउंड एस्टरीफाइड टू द शुगर। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर के साथ एस्टरीफाइड होता है तो जो बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप। क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेसिस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस और शुगर ही प्रेजेंट है। जो नाइट्रोजन बेसिस और शुगर प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। अगर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है न्यूक्लियोसाइड में तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल लिखेंगे। तो हम लिखें एडेनाइलिक एसिड किसके एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोटाइड। हम लिखें एडेनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड,
उसके बाद लिखना है ग्वानेलिक एसिड, ग्वानेलिक एसिड। उसके बाद लिखना है यूरिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। और उसके बाद लिखना है साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो हम लिखें आर न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमें लिखना है न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड like DNA and RNA consist of nucleotides only, consist of nucleotide only। जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स को ही, उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट होता है। जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो किसी तरह काम करते हैं? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो हम लिखें डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल की तरह ही काम करते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमें पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वो स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से देखा था कि लिपिड्स होता है वो जनरली वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, वो सिंपल फैटी एसिड भी हो सकता है। फैटी एसिड हम किसे कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ अटैच हो? आर ग्रुप के साथ। ये आर ग्रुप हो गया, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। वो आर ग्रुप होता है वो मिथाइल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, या हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकते हैं। वो 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है। यहाँ हमने बनाया है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 14, एक 15, और कार्बोक्सिल ग्रुप का भी हम गिन लें तो 16 कार्बन प्रेजेंट है। तो हम लिखें पाल्मिटिक एसिड्स है 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। एरोकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है, जो अनसैचुरेटेड होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमें देखना है, ये हमने बनाया ग्लिसरॉल, उसे हम सिंपल लिपिड भी कह सकते हैं। ये हमने बनाया फैटी एसिड। तो बहुत सारे लिपिड होते हैं उसके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं। फैटी एसिड होता है वो एस्टरिफाइड होता है किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। ग्लिसरॉल को हम ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमें लिखा ग्लिसरॉल, फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल, तो मोनोग्लिसराइड, और वाटर का एक मॉलिक्यूल। यहाँ हमने ग्लिसरॉल फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए तो डाइग्लिसराइड और वाटर के 2 मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, वाटर के भी 3 मॉलिक्यूल, जो बना वो ट्राइग्लिसराइड बना। उसके बाद हमें देखना है, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और वाटर का एक मॉलिक्यूल। उसके बाद हमें देखना है ग्लिसरॉल फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ डाइग्लिसराइड बनाया। उसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे हमने बनाया ग्लिसरॉल फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल लिए तो वाटर के 3 मॉलिक्यूल बने और ट्राइग्लिसराइड बना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमें लिखने हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे हम उन्हें फेट और ऑयल्स में फेट्स और ऑयल हम कह सकते हैं। ऑयल्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, जैसे जिंजली ऑयल, वो विंटर में भी ऑयल के फॉर्म में ही पाया जाता है। बहुत सारे लिपिड होते हैं, जैसे सम लिपिड्स है फॉस्फोरस एंड
फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड? सेल के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड। इसका एग्जांपल है लेसिथिन, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत सारे टिश्यू होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यू, जैसे स्पेशली न्यूरल टिश्यू, उसके अंदर लिपिड और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। लिपिड्स किसके साथ? मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर मैनी कार्बन कंपाउंड्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन बेसिस, जैसे हम लिखें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो शुगर के साथ अटैच होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जो इसके एग्जांपल देख लें न्यूक्लियोसाइड के, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थायमिडिन, यूरिडिन एंड साइटिडिन, वो किसके एग्जांपल हैं? न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल हैं। उसके बाद हमें देखना है, जैसे इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एसेंशियल टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस और शुगर आते हैं, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप एस्टरीफाइड हो जाए तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेसिस और शुगर अटैच होते हैं तो बनता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद हमें देखना है न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल, एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, सारे क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए ही पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमें पढ़ना है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो एनसीईआरटी ने स्टार्ट कहाँ से किया है वो देख लें ज़रा। एनसीईआरटी ने हमें कहा है कि जो केमिस्ट्री का मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट है आइसोलेशन करना कंपाउंड्स का, किसका? कंपाउंड्स का आइसोलेशन करना, वो मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट है केमिकल का आइसोलेशन करना। तो हम लिखें द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट किसका? ऑफ केमिस्ट्री मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ isolating thousands of compounds का क्या करना? आइसोलेशन करना। वो कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं? वो स्मॉल कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो बिग कंपाउंड भी हो सकते हैं। किसके अंदर से? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म कहाँ से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का, वो क्या है? आइसोलेशन करना। ऑर्गेनिक थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स का आइसोलेशन करना। वो कंपाउंड स्मॉल भी हो सकते हैं और बिग भी हो सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं। डिटरमाइनिंग, इसके बाद क्या करना है? डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, डिटरमाइनिंग their structure and if possible synthesizing them उन्हें उनका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना और हम पॉसिबल हो तो वो कंपाउंड को सिंथेसाइज भी करना। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स का आइसोलेशन करना। वो कंपाउंड स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं। वो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना और पॉसिबल हो तो उन्हें सिंथेसाइज भी करना। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, मेक अ लिस्ट ऑफ
मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल का हमें लिस्ट बनाना है, बायोमोलिक्यूल्स थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स का हमें लिस्ट बनाना है, इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड, इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स, सुगर एक्सेट्रा, सुगर एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें पढ़ना है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या पढ़ना है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसके बीच का हमें डिफरेंस देखना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स या हम उसे क्या कह सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। क्या कह सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। उसके अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हम यहाँ पे लिख लें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एनिमल टिश्यू से। कहाँ से पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यू से। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट से पाए जाते हैं, फंगस, माइक्रोबियल सेल्स से पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यू के अंदर जो पाए जाते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्लांट, फंगस, माइक्रोबियल सेल, उससे जो पाए जाते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का हम एग्जांपल लिखें, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ये सब क्या हैं, ये सब है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो एनसीईआरटी में 9.1 के अंदर जो टेबल दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके एग्जांपल लिखें हम, एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड्स, रबर। उसके दूसरे पेज पे लिखते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एग्जाम्पल। फिर लिखते हैं एसेंशियल ऑयल, अल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, ये लिख लिया हम। अब यहाँ पे लिखेंगे एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स। उसके बाद लिखना है सैंड्स, गम्स एंड स्पीसीज। ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलरफुल पिगमेंट, सैंड्स, गम्स एंड स्पीसीज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमें लिखना है प्राइमरी मेटाबोलाइट के फंक्शन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है उनका, आइडेंटिफिएबल फंक्शन। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है और प्ले नोन रोल इन
our physiological process, play known roles in normal physiological process होता है, उसके अंदर वो रोल प्ले करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद हमें देखना है उनका फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, उनका चौकस फंक्शन होता है, हम कहते हैं ना निश्चिंत उनका फंक्शन होता है। इसके बाद हमें लिखना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमें क्या लिखना है, वी डू नॉट एट द मोमेंट understand the role or the functions of all the secondary metabolites in host organism। हम नहीं जान सकते एट द मोमेंट कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनका फंक्शन क्या है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हम नहीं जानते। मैनी ऑफ देम, उसके बाद हमें लिखना है कि बहुत सारे होते हैं वो ह्यूमन हेल्फेयर के लिए यूज़फुल होते हैं, तो हम लिखें मैनी ऑफ देम यूज़फुल टू ह्यूमन वेलफेयर। एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिखना है रबर, ड्रग्स, स्पीसीज, सैंड्स एंड पिगमेंट्स। वो किस में हेल्प करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा पॉइंट लिखना है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स have ecological importance। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी हेल्प करते हैं, बट एट द मोमेंट हम ये नहीं जान सकते कि उनका फंक्शन क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का, किससे डील करता है, आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स। वो कंपाउंड स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं। वो कहाँ से पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन करना है या फिर पॉसिबल हो तो हमें उन्हें सिंथेसाइज करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल। थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा। उसके बाद हमें लिखा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एनिमल टिश्यू से मिलते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट, फंगस, माइक्रोबियल सेल से मिलते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकन। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल है अल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, दूसरे पेज में लिखा है हमने, essential oils, antibiotics, colored pigments, sands, gums and species। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमें लिखा है प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन, उनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद हमें लिखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites in host organism। हम नहीं जान सकते, फिर भी बहुत सारे होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करते हैं, जैसे एग्जांपल रबर, ड्रग, स्पीसीज, सेंट एंड पिगमेंट।
उसके बाद होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है। तो यहाँ तक हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कंप्लीट होता है। एक बार हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। मैंने ईच और एवरी पॉइंट एनसीईआरटी का कवर किया है, आपको समझ में आता ही होगा आई होप। A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group. The R group could be a methyl, ethyl, or higher number of CH2 groups, 1 carbon to 19 carbon. For example, palmitic acid has 16 carbons, including carboxyl carbon. Arachidonic acid has 20 carbon atoms, including the carboxyl carbon. Fatty acids could be saturated without double bond or unsaturated with one or more carbon double bond present. Another simple lipid glycerol, which is trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acids are esterified with glycerol. They can be then monoglyceride, diglyceride, and triglyceride. These are also called fat and oils based on melting points. Oils have lower melting point. Example, gingerly oil, hence remain as oil in winter. Can you identify a fat from the market? Some lipids have phosphorus and a phosphorylate organic compound in them. These are phospholipid. They are found in cell membrane. Lecithin is one example. Some tissue, especially न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरल टिश्यू के अंदर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, विथ डबल बॉन्ड और विदाउट डबल बॉन्ड। उसके बाद हमें देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स in which heterocyclic ring can be found. Some of these are nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, uracil, and thiamine. When found attached to a sugar, they are called a nucleoside. If a phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called a nucleotide. Adenosine, guanosine, thiamidine, uridine, cytidine, nucleosides. Adenyllic acid, thiamidyllic acid, guanyllic acid, uridylic acid, cytidylic acid एंड ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट न्यूक्लियोटाइड्स ओनली. डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए और आरएनए का जो फंक्शन है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds. Small and big हो सकते हैं. कहाँ से मिलते हैं, living organism से. Determining their structure and if possible synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. For reasons that are given in section 9.10, we can all these biomolecules as metabolites. बायोमोलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, मेटाबोलाइट्स. इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी कंपाउंड शो इन 9.1 फिगर. जो 9.1 के जो टेबल में दिया हुआ है वो सारे कहाँ से मिलते हैं, एनिमल टिश्यू से मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी हम कह सकते हैं एनिमल टिश्यू से मिलते हैं. हाउएवर, व्हेन one analysis plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites. Other than these called primary metabolites से अलावा जो मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट. उसके एग्जाम्पल हैं अल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स. उसके बाद color, pigment, scent, gum, species. These are secondary metabolites. While primary metabolites have identifiable function and play known role in normal physiological process, we do not at the moment understand the role and function of the secondary metabolites in host organism. However, many of them are useful to human welfare. Example, rubber, drugs, species, scent, and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance. In later chapter and years you will learn more about this. यहाँ पे दिया है
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये हमें लर्न करना है। पिगमेंट के अंदर क्या होगा, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन एक्सेट्रा, अल्कलॉइड, मॉर्फिन, कॉर्डिन एक्सेट्रा, टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पेन्स, डायटर्पेन्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिनड्रिसिन, लैक्टिन, कॉनकैनविलिन ए, ड्रग, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन। उसके बाद है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेल्यूलोज, ये हमें लर्न करना है एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। आई होप आपको इतना अच्छे से कवर किया है तो वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।